हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है बिहार में जो सरकार का गठन हुआ है उसके बारे में। 10वीं बार रिकॉर्ड मुख्यमंत्री बनना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, और भी कई सारे रिकॉर्ड बने हैं, वो सब जानेंगे। इसके अलावा भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कई सारी खबरें हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन फिर से दूँ आपको कि जनवरी से लेकर नवंबर 2025 का मैराथन वीडियो आ चुका है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर और शार्प लर्निंग ऐप पर भी। पिछले संडे को ही हमने 9 घंटे का लाइव लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, वो शार्प लर्निंग ऐप पर आपको मिल जाएगा, परचेज करना होगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राजनेता ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का नया रिकॉर्ड बनाया है? आंसर सबको पता है, आंसर होगा नीतीश कुमार, लेकिन एग्जामिनेशन में याद रखना है। तो ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में, इसके अलावा द हिंदू में और देश भर के अखबारों में खबर है। तो ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कब हुआ और कहाँ हुआ? 20 नवंबर की दोपहर को। और 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है उन्होंने। जनता दल यूनाइटेड के लीडर हैं ये, और अब बिहार के चीफ मिनिस्टर फिर से हो गए हैं। और वो एकमात्र ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने इस मामले में चीफ मिनिस्टर कई बार बनने के मामले में पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। लगभग 19 वर्षों में ये 10वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उसमें बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। और इस दौरान 26 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई है। इनमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी शामिल है। और इस कार्यक्रम में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो थे ही, साथ में कई राज्यों के जैसे हरियाणा, असम, गुजरात, मेघालय, यूपी, नागालैंड, उड़ीसा, दिल्ली, एमपी, राजस्थान, इन सब के चीफ मिनिस्टर्स भी मौजूद थे उस दौरान। तो नीतीश कुमार के बारे में कुछ बातें। वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। 1974-75 के दौरान जेपी आंदोलन जब हुआ था तो उस दौरान राजनीति शुरू की थी। और शुरुआती दौर में लालू प्रसाद यादव जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो उनके साथ ही थे, बड़े लीडर थे। फिर 1994 में नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस ने समता पार्टी का गठन किया। फिर इसका विलय जनता दल में कराया। फिर उसके बाद फिर जनता दल टूट गया और फिर जनता दल यूनाइटेड बना, जिसके पार्टी के लीडर हैं नीतीश कुमार। तो सबसे ज़्यादा बार चीफ मिनिस्टर की शपथ लेने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार के पास है, 10वीं बार। लगभग 18 से 19 साल ये चीफ मिनिस्टर के पद पर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि 10 बार बने। आप एवरेज लेंगे तो हर 2 साल पे चीफ मिनिस्टर का एवरेज निकल रहा है, ठीक है। और दूसरे स्थान पर ज़्यादा बार चीफ मिनिस्टर बनने के मामले में वीरभद्र सिंह हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर, और जयललिता हैं 6 बार, ठीक है। लेकिन वक्त जो है ना वो कम रहा है, एक का 21 साल और एक का 14 साल, ये वाला, ठीक है। अब आपके मन में सवाल होगा ना कि 10 बार मुख्यमंत्री बन गए तो रिकॉर्ड होना चाहिए था ना सबसे ज़्यादा समय तक रिकॉर्ड चीफ मिनिस्टर बनने का। तो सबसे ज़्यादा समय तक चीफ मिनिस्टर बनने के मामले में इनका स्थान बहुत नीचा है, ठीक है। अब तक अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो सबसे ज़्यादा समय तक चीफ मिनिस्टर रहने का रिकॉर्ड है पवन कुमार चामलिंग के पास। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 5 बार में, कुल 24 साल 166 दिन ये चीफ मिनिस्टर रहे थे। कई बार इस तरह के सवाल आ सकते हैं, ठीक है। दूसरे स्थान पर नवीन पटनायक, उड़ीसा के पूर्व सीएम, ठीक है, एक्स सीएम पूर्व उड़ीसा के, 5 बार में लगभग 24-25 साल के आसपास, 24 साल के आसपास, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे ज्योति बसु हैं जो पश्चिम बंगाल में 5 बार में 23 साल से ज़्यादा रहे हैं। फिर गेगोंग अपांग, तो वो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, 5 साल करीब 5 बार में 22 साल रहे। फिर ललथन हवला मिजोरम के चीफ मिनिस्टर रह चुके, तो 5 बार में वो 22 साल 60 दिन चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये जो है ना वो रिकॉर्ड है चीफ मिनिस्टर लंबे समय तक बनने रहने का। लेकिन अगर कई बार में देखेंगे ना तो कई बार में 10 बार में मुख्यमंत्री का जो पद है वो पाने वाले कौन है? नीतीश कुमार, ठीक है। 10 बार रहे। कब कब रहे हैं चीफ मिनिस्टर? अगर हम देखेंगे
देखिए 2000 में पहली बार बने थे एनडीए के समर्थन से, 7 दिन के चीफ मिनिस्टर थे, 1 हफ्ते रहे। उसके बाद फिर 2005 से 2010 तक एनडीए के समर्थन से चीफ मिनिस्टर रहे, 10 से 13 तक एनडीए के समर्थन से सीएम रहे, फिर 13 से 14 वो फिर से एनडीए के समर्थन में, उसके बाद फिर इन्होंने पलटी मारी थी और महागठबंधन में गए थे। 2015 से 17 तक राजद के समर्थन से चीफ मिनिस्टर बने थे, फिर 2017 से 2020 तक एनडीए के समर्थन में सीएम बने, फिर 2020 से 22 के बीच में एनडीए के समर्थन से ये मतलब चीफ मिनिस्टर बने, बीच में फिर से पलटी मारी थी इन्होंने। ओके, उसके बाद देखेंगे फिर पलटी मारी इन्होंने 2022 से 24 में महागठबंधन यानी राजद के समर्थन में चीफ मिनिस्टर है, फिर 24-25, ठीक है, और ये एनडीए के समर्थन में चीफ मिनिस्टर है, महागठबंधन से फिर से नाता तोड़ा, और फिर 2025 में नवंबर में अभी एनडीए की सरकार बनी है, 20 नवंबर को चीफ मिनिस्टर बने हैं, यानी 10वीं बार ये चीफ मिनिस्टर बने हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार की सरकार में कितने मंत्रियों ने शपथ ली है? तो एक तो चीफ मिनिस्टर हैं प्लस 26 मंत्री हैं, यानी टोटल अगर मंत्रिमंडल देखेंगे तो वो 27 मंत्रियों का होगा। ओके, जिसमें खुद मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और 26 मंत्री हैं। कौन कौन मंत्री हैं? सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं, विजय कुमार चौधरी ये कैबिनेट मंत्री हैं, फिर और मंत्री में विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, श्रवण कुप्तार हैं, मंगल पांडे हैं, डॉक्टर दिलीप जायसवाल हैं, नाम देख भी रहे हैं, अशोक चौधरी हैं, लेशी सिंह, मदन सहनी, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संतोष कुमार सुमन, और भी नाम ये सब देख रहे हैं आप, सुनील कुमार, मोहम्मद जमा खान, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र कुमार रोशन, और एक नाम जो है ना काफ़ी चर्चा में रहा है, श्रेयसी सिंह। ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। 2014 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था ना, उसमें सिल्वर जीता था। उसके बाद वो 2018 में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, उसमें महिलाओं के डबल ट्रैप स्पर्धा में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। ठीक है, बाकी नाम देखें ना, प्रमोद कुमार, संजय कुमार सिंह, दीपक प्रकाश, तो ये सब मंत्री बने हैं। अच्छा, बिहार विधानसभा चुनाव हुआ अभी हाल ही में, और उसमें एनडीए को बहुमत मिला था। मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है, किसे कितनी सीटें मिली थी जो आपने देखा ही है। एनडीए को 202 सीटें मिली टोटल मिलाकर, जिसमें बीजेपी को 89, जेडीयू को 85, लोजपा को 19, एनडीए के अन्य जो घटक दल थे उनको 9 मिला, और महागठबंधन वो 35 पे ही अटक गया था, जिसमें आरजेडी को 25, कांग्रेस को 6, सीपीआई एमएल को 2, और अन्य महागठबंधन के ही उनको 2 मिला। जन स्वराज 0 पर रहा और अन्य 6 सीट लेकर रहे। तो ये महत्वपूर्ण बात है, बिहार में जो पॉलिटिकल घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न ले लेते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लगातार दूसरी बार किसने ली है? तो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने। ठीक है, तो 20 नवंबर को ही जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ली, 10वीं बार रिकॉर्ड, तो उसी के दौरान 26 मंत्रियों ने शपथ ली, उनमें 2 डिप्टी सीएम भी थे, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, इन्होंने भी शपथ ली है, और ये रहा फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं, यही दोनों। अब आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न महत्वपूर्ण लेते हैं हम लोग कि विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार की सबसे युवा विधायक कौन चुनी गई हैं? क्या नाम है उनका? आंसर होगा मैथिली ठाकुर। ठीक है, मैथिली ठाकुर, बिहार यंगेस्ट एमएलए, और ये रहा फोटोग्राफ। आपको पता होना चाहिए कि भारत में विधानसभा चुनाव यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लड़ने की न्यूनतम आयु है, मिनिमम एज क्राइटेरिया है, वो है 25 वर्ष, और ये प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 में दिया गया है। तो अभी 25 साल की हुई और विधानसभा चुनाव लड़ गई और जीत भी गई, और बिहार के सबसे युवा विधायक इस वक्त हैं, 25 साल की हैं, सबसे युवा विधायक। कहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा है? उन्होंने चुनाव लड़ा है दरभंगा के अलीनगर विधानसभा सीट से। मैथिली ठाकुर बहुत लोकप्रिय और सुरीली लोक गायिका हैं, खासकर लोकगीत, भजन, इन सब में
और विदेशी जो गायन है उसके भी भारतीय रूपांतरण करके उसके लिए वो जानी जाती हैं, ठीक है। तो और भारतीय भाषाएं मैथिली, भोजपुरी, हिंदी, मगही, पंजाबी, अवधी, राजस्थानी, इन सब में गाती हैं ये। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात है, ये भी सवाल हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, याद रखिएगा। एक और बात बताऊं कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा है जब कोई भी निर्दलीय विधानसभा चुनाव नहीं जीता है। बिहार के 73 साल के संसदीय सफर में ये पहला अवसर है जब सदन जो विधानसभा का होगा उसमें निर्दलीय एक भी नहीं रहेंगे, ठीक है। पहली बार ये स्थिति हुई है। आज़ादी के बाद बिहार में 18 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन बीते 17 यानी ये 18वां है, 17 विधानसभा जो होते ना उसमें निर्दलीय जीतते थे, किसी न किसी रूप में उनका प्रतिनिधित्व होता था। सबसे कम संख्या 17वीं विधानसभा में थी, पिछले विधानसभा में जब केवल 2 निर्दलीय जीते थे। पिछली बार जीते 2 जो निर्दलीय विधायक थे वो इस बार हार गए हैं। हालांकि उनमें से एक जेडीयू में शामिल हो गया था, जबकि दूसरा निर्दलीय ही चुनाव लड़ते हुए पराजित हुआ है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि आज़ादी के बाद बिहार में ऐसा पहली बार हुआ है जब निर्दलीय विधायक एक भी नहीं चुने गए हैं, ऐसा पहली बार। सवाल इसको घुमा के भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशंस में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और टॉपिक लेते हैं। G20 समिट, उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है। बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो कि एसएससी, टीचर, रेलवे, इन सब के लेवल का है। दूसरा ISPCS मेंबरशिप प्लान, और वो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस लेवल का होता है। और उसमें हम लोग करंट अफेयर्स के कई सारे चीज़ें देते हैं, जैसे वीडियो, टेस्ट, पीडीएफ, ओके। और टेस्ट, वीडियो, पीडीएफ जो है ना वो वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली होता है। वीडियो के लिंक होते हैं पीडीएफ में। कोई चीज़ आप समझना चाहते हैं विजुअली तो क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन हो जाएगा वहीं से, ओके। और पीडीएफ भी 3 तरह के, 1 लाइनर अलग होता है, एमसीक्यू अलग होता है, एमसीक्यू विद डिटेल नोट्स अलग होता है। तो आपको जैसी तैयारी करनी है वैसा कंटेंट हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अलग अलग होता है, और अपने एग्जामिनेशन टेस्ट भी दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबाइएगा ना। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, G20 समिट 2025 किस देश और उसके शहर में आयोजित हुआ जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शामिल होने पहुंचे? आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका में कहाँ? जोहानसबर्ग में। क्या ये वहाँ की राजधानी है? नहीं, ये वहाँ का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G20 समिट में बड़े लीडर्स के साथ इस शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं 21 से 23 नवंबर तक, ठीक है। वहाँ पर उनका दौरा है। और ये आपको बताऊं कि जो ग्लोबल साउथ है यानी वैश्विक दक्षिण, कई बार नेताओं के भाषण में, अगर भाषण आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का या दूसरे वर्ल्ड लीडर्स का, तो उसमें ग्लोबल साउथ का जिक्र रहता है। हिंदी में कहते हैं उसको वैश्विक दक्षिण। ग्लोबल साउथ उन देशों को कहा जाता है जो पिछड़े हुए हैं, जो विकासशील देश हैं, जो विकसित होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये सब है, ठीक है। तो आपको बताऊं कि द हिंदू ने ये लिखा उसमें अपनी खबर में, इस खबर में, कि ये वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला लगातार चौथा G20 शिखर सम्मेलन है, जबकि अफ्रीकी महादेश में आयोजित होने वाला ये G20 शिखर सम्मेलन जो है ना वो पहला है, ठीक है। पहला G20 शिखर सम्मेलन है अफ्रीका में आयोजित। और इस बार की थीम क्या है? थीम है एकजुटता, समानता और स्थिरता। ये है इस बार की थीम, ये भी याद रखना है। थीम जो है ना पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशंस में, बीपीएससी में पिछली बार पूछे गए थे। तो ये G20 समिट है इस बार, हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल नहीं हो रहे हैं और उन्होंने एक तरह से बहिष्कार किया है। क्यों किया है? उनका आरोप है कि साउथ अफ्रीका में जो श्वेत किसान हैं उन पर अत्याचार हो रहा है और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति कहा है कि हम नहीं जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात। अब कुछ पॉइंट ले लीजिए। इससे पहले और अगला समिट कहाँ पर होगी? तो 2023 से शुरू करते हैं, भारत में हुआ था, न्यू दिल्ली में, और उसकी थीम थी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। 2024 यानी पिछला जो
G20 समिट हुआ, ब्राज़ील में हुआ, रियो डी जेनेरियो में, और थीम थी एक न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण। 2025 अभी दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है और वो जोहान्सबर्ग में, और थीम है इस बार की एकजुटता, समानता, स्थिरता। और अगले जो समिट होगी वो अमेरिका में होने वाली है, यूएसए में होने वाली है। ठीक है, अब G20 के बारे में भी बता दें। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, इसका गठन हुआ था 1999 में। उस वक्त का जो वित्तीय संकट था ना, उसको देखते हुए, ठीक है, और वित्तीय संकट पूरी दुनिया में आया था, तो उसने बहुत प्रभावित किया था दुनिया को। तो उसी को लेकर, और G20 का उद्देश्य ये है कि मध्यम आय वाले जो देश हैं उनको शामिल करके, मतलब एक तो G7 है, पहले G8 हुआ करता था, G7 अमीर देशों का क्लब है एक तरह से। तो उन लोगों ने सोचा कि कुछ जो मध्यम आय के हैं, जो विकासशील हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। तो उनका एक ये पूरी मतलब दुनिया में वित्तीय स्थिरता उसको सुनिश्चित करने के लिए G20 का गठन हुआ था। ठीक है, हालांकि अब इसके 21 सदस्य हैं, लेकिन फिर भी इसको G20 ही कहा जाता है। ठीक है, पहले हुआ था कि G21 के नाम से जाना जाएगा, लेकिन नहीं, G20 ही कहा जाता है इसको। ठीक है, तो इसमें 19 देश और 2 संगठन शामिल हैं। ठीक है, इसका कोई मुख्यालय नहीं है, जहाँ पे जो भी अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्षता मिलती है, वहीं पर उसका कार्यालय बन जाता है। कौन कौन से सदस्य हैं? भारत है, अर्जेंटीना है, जर्मनी है, इंडोनेशिया है, इटली है, आपने देखा, जापान है, कोरिया गणराज्य है, मैक्सिको है, इसके अलावा रूस है, ओके, सऊदी अरेबिया है, दक्षिण अफ्रीका है, तुर्की है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए है, और 2 संगठन है। कौन कौन? यूरोपीय यूनियन और एक है अफ्रीकी संघ। ठीक है, तो ये 21 देशों का एक संगठन हो गया, जो कि वित्तीय मामलों को लेकर ये बना था, और इसको G20 हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, मेंबर नहीं है। अब हम लोग दक्षिण अफ्रीका की ओर चलते हैं, एक बार मैप के जरिए चीज़ों को समझ लीजिए। प्यारा भारत है अपना, और आप चलेंगे कहाँ? अफ्रीका की ओर। अफ्रीका बहुत विशाल है, जो देख रहे हैं इतना बड़ा, और उसी के दक्षिण की ओर यहाँ पर ये दक्षिण अफ्रीका है। इसकी राजधानी क्या है? एक राजधानी नहीं है, इसकी राजधानी 3 है। कौन कौन से? एक है प्रिटोरिया, वो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, यानी कार्यकारी राजधानी है। ठीक है, प्रिटोरिया जो ना वो यहाँ पर मिलेगा आपको। दूसरा है ब्लूमफोंटेन, ये यहाँ पर है ब्लूमफोंटेन, और वो क्या है? वो है न्यायिक राजधानी, ठीक है, जुडिशियल कैपिटल है। और तीसरी राजधानी है केपटाउन। केपटाउन जो ना वो इस जगह पर स्थित है, और ये विधायी राजधानी है, यानी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। ठीक है, तो ये 3 राजधानी है यहाँ पर, और सबसे बड़ा शहर जो है ना वो दक्षिण अफ्रीका का, वो है जोहान्सबर्ग, और वहीं पर ये आयोजन हो रहा है, G20 समिट हो रही है। वहाँ के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं यूएनएससी से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि बेसिक मेंबरशिप है, और दूसरा ISPCS मेंबरशिप। शार्प लर्निंग ऐप है, उस पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी, उसने डोनाल्ड ट्रंप के गजा शांति प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो इसके तहत गजा में कौन सी सेना तैनात होगी वहाँ पर? आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल, ISF कहेंगे इसको। ठीक है, गजा में तैनात होगा, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। कई देशों के यानी बहुराष्ट्रीय सैनिक यहाँ पर होंगे, कई देशों के सैनिक यहाँ पर होंगे। और ख़ास बात एक और है कि इसमें जो पीस कीपिंग मिशन है ना, वो नहीं होगा यहाँ, बल्कि कई देश मिलकर ये तय करेंगे कि हम अपने अपने सेनाएं रखें, और वही होगा जो ट्रंप चाहेंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा पिछले दिनों मैंने बताया था, 10 अक्टूबर की बात है, इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष विराम करवाया गया था, और डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे मिस्र में, वहाँ पर यह आयोजन किया गया था मुख्य तौर पर। ठीक है, तो फिर इसी को लेकर यूएनएससी में यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 18 नवंबर को वोटिंग हुई थी। 13 वोट पड़े। आपको पता है 15 सदस्यीय
ये सिक्योरिटी काउंसिल है। तो 15 में से 13 वोट पड़े और 2 वोट यानी रूस और चीन ने मतदान नहीं किया, वीटो भी नहीं किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है ना उसको अंतर्राष्ट्रीय वैधानिकता मिल रही है। ओके, और एक खास बात है कि यूएन पीस कीपर्स जो है ना वैसा ये यहाँ पर नहीं होने वाला है। और गजा बहुत बुरी हालत है। एक बार मैप के ज़रिए चलते हैं। प्यारा भारत है अपना और चलते हैं कहाँ, पश्चिम एशिया में या कहें मिडिल ईस्ट में। और ये इजराइल है रेड कलर में, और ग्रीन में जो देख रहे हैं वो फ़िलिस्तीन है। फ़िलिस्तीन का ये हिस्सा जो है ना वो गजा पट्टी है। गजा है चूँकि लंबी है पट्टी की तरह, इसलिए इसको गजा पट्टी कहा जाता है। और जब नज़दीक से देखेंगे तो इस तरह से ठीक ठाक समृद्ध सा दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर अभी बहुत दुर्दशा चल रही है। ठीक है, पहले हमास ने इजराइल पर हमला किया था, फिर इजराइल ने नेस्तनाबूद कर दिया, हमास के बहुत बुरे हाल कर दिए, और ये पूरा इलाका जो है ना बहुत बर्बाद हो गया। अब वहाँ पर शांति आए, इसी के लिए प्रयास अब चल रहे हैं और बोर्ड ऑफ पीस का गठन होगा वहाँ, वही पूरे गजा को कंट्रोल किया करेगा। क्लियर होगी बात? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज वीक यानी विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वह 19 से 25 नवंबर को मनाया जाता है। हर साल मनाया जाता है। सांस्कृतिक और जो विरासत है उन सबको सहेजने के लिए। एक सवाल आपसे कि भारत में कितने वर्ल्ड हेरिटेज हैं? अभी कुछ दिन पहले ही बताया था मैंने। एक नहीं, चलिए 3 सवालों के जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। जो भी जवाब देंगे उन सब के नाम मैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में लूँगा। पहला सवाल है कि भारत में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, विश्व धरोहर कितने हैं? दूसरा सवाल, भारत में जो वर्ल्ड हेरिटेज बना है लेटेस्ट कौन सा बना है? अभी ताज़ा ताज़ा कुछ महीने पहले की बात है, कौन सा है? ठीक है, और तीसरा सवाल है कि अस्थायी लिस्ट जो वर्ल्ड हेरिटेज की है भारत में, उसमें कितने स्मारक हैं? ठीक है, 3 सवाल हो गए, तीनों के जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है कि कितने वर्ल्ड हेरिटेज हैं भारत में। दूसरा सवाल है कि जो लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज है वो क्या है, उसका नाम क्या है। और तीसरा ये अस्थायी सूची में कितने हैं। क्लियर हो के बाद जो भी जवाब देंगे आप लोग, तो फिर मैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में मैं उनका नाम लूँगा। ठीक है, और दिखाऊंगा मैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, दुबई एयर शो 2025 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? नवंबर में आंसर होगा संजय सेठ, विदेश राज्य मंत्री हैं। तो ये एयर शो जो है ना वो 17-18 नवंबर को आयोजित किया गया था। और इंडियन एयरफोर्स का सूर्य किरण एरोबैटिक टीम उसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो विदेश राज्य मंत्री जो हैं संजय सेठ, उन्होंने वहाँ पर पार्टिसिपेट भी किया है। ठीक है, और एक और बात, वहाँ पर ना तेजस जो हमारा लड़ाकू विमान है उसका भी प्रदर्शन किया गया, पूरी दुनिया ने वहाँ देखा उसको। तो मैप के ज़रिए भी चलते हैं और देखते हैं यूएई कहाँ पर है। प्यारा भारत है यहाँ, और पश्चिम एशिया में यानी मिडिल ईस्ट में ये वाला जो हिस्सा है ना ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, और इसके पड़ोसी देश है, ये ओमान हो गया और ये सऊदी अरेबिया हो गया। यहाँ की राजधानी क्या है? राजधानी है आबू धाबी। राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। अब मुद्रा यहाँ पर क्या चलती है? यूएई दिरहम चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। देशी गाय भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान के लिए प्रथम नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड नॉन NER श्रेणी में किसे मिला है? आंसर क्या होगा? अरविंद यशवंत पाटिल। तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय, तो उसी ने इस अवार्ड की घोषणा की है। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड ये है। ठीक है, तो इसमें कई तरह के विजेता हैं, जिसमें प्रथम नॉन NER यानी नॉन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अगर देखेंगे प्रथम पुरस्कार यशवंत पाटिल को मिला है। आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न लेते हैं। कैसा लग रहा है? पसंद आ रहा है? ये करंट अफेयर्स आपके लिए बिल्कुल चुनिंदा कंटेंट तैयार किया जाता है स्पेशली। ठीक है, हमारी पूरी टीम और मैं खुद एक एक चीज़ों को नज़र रखते हैं, तभी तो प्रश्न टकराते हैं एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS में नागरिक फीडबैक को मजबूत करने के लिए
कौन सा एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? नाम क्या है एआई प्लेटफॉर्म का? आंसर होगा आशा। ठीक है, आशा का फुल फॉर्म क्या है? अन्य सहायता होलिस्टिक एआई सॉल्यूशन, उसी को आशा कहा जाता है। तो केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने ये आशा को लॉन्च किया है 18 नवंबर को। ये एआई आधारित प्लेटफॉर्म है और ये क्या है, लाभार्थियों को अपने पसंदीदा भाषा में एआई सक्षम कॉल के माध्यम से, मतलब उस पर कॉल करेंगे और पता चल जाएगा, एआई ही बताएगा। और ये जो है ना वो पीडीएस जो है ना खाद्य वितरण प्रणाली है, वहाँ पर लाभार्थियों को पैसे, मतलब वो लाभार्थियों को अनाज मिल रहा है कि नहीं, कितना मिल रहा है, ये सब कुछ का पता लगाने के लिए किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर का मिशेल बचेलेट, ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनको अवार्ड दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। घोषणा तो खैर 2024 में ही हो गई थी, अभी ये अवार्ड दे दिया गया है। ठीक है, अवार्ड जो है ना वो दे दिया गया है और ये रहा फोटोग्राफ, चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बचेलेट। ठीक है, तो उनको ये अवार्ड दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत की इंदिरा गांधी, उनकी जयंती पर 19 नवंबर 2025 को ये अवार्ड दिया गया है उनको। इनको दिया गया शांति, निरस्त्रीकरण, विकास, इन सब के क्षेत्रों में बेहतरीन योगदान देने के लिए। ठीक है, तो ये है, आप ये देख रहे हैं अवार्ड दिया जा रहा है। एक बार चिली भी देख लें, चिली चलते हैं, मैप के ज़रिए समझ लेंगे आप। प्यारा भारत है और चिली जो है ना वो दक्षिण अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिका महादेश ये रहा और इसी में कई सारे देश हैं, उसमें ये चिली है। ठीक है, तो ये है चिली, यहाँ से ये जो है ना ये है चिली, लंबा है, ये है चिली। इसकी राजधानी क्या है? सैंटियागो। राष्ट्रपति हैं अभी इस वक्त गैब्रियल बोरिक। मुद्रा यहाँ पर चलती है पेसो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर क्या होगा इसका? 21 नवंबर। ठीक है, 21 नवंबर को ये मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए, और फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे कल फिर से करंट अफेयर्स के साथ, डेली सुबह 8 बजे लाइव। ओके, बाय।